नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, हमने हिंदी विषय के वर्ण विचार, संज्ञा और सर्वनाम पर इन तीनों टॉपिक पर विस्तृत चर्चा की है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक विशेषण के ऊपर चर्चा करेंगे। विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, इनको हम समझेंगे। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कि जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। और जिनके द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें कहा जाता है विशेषण। एग्जाम्पल के लिए, वह काला है, वह क्या है आपका? सर्वनाम है। और काला उसकी क्या बता रहा? विशेषता बता रहा है। तो वह हो गया आपका सर्वनाम, इसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। और जो काला है ये आपका विशेषण हो गया। विशेषण के भेद, विशेषण जो होते हैं आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। इन चारों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जितने भी विशेष्य हैं अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, उनके गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव और उनकी दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण के प्रकार, गुणवाचक जो विशेषण होते हैं इनको हम निम्न प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, गुणबोधक विशेषण, रंग बोधक विशेषण, आकार बोधक विशेषण, दशा बोधक विशेषण, काल बोधक विशेषण और स्थान बोधक विशेषण। आपके जो गुणबोधक विशेषण होते हैं यानी कि इसमें आपके जितने विशेष्य होते हैं उन सभी के गुणों की विशेषता बताई जाती है। जैसे अच्छा, झूठा, सीधा, लालची। यानी कि ये वाले जो वर्ड जिन शब्द में, जिन वाक्यों में प्रयोग होंगे उसमें आपका गुणबोधक विशेषण होगा। जैसे राम अच्छा है, वह झूठा है ना, सीता सीधी लड़की है ना, रामू लालची है। तो ये क्या कर रहे हैं? इसके गुण की विशेषता बता रहे हैं। अब नेक्स्ट है अपना रंग बोधक विशेषण। रंग बोधक विशेषण में जितने भी आपके रंग होंगे वो सभी आ जाएंगे। जैसे कि वह काला घोड़ा है, वह हरा रंग है। यानी कि जितने भी रंग होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? रंग बोधक। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रंग को ही रंग बोधक विशेषण कहा जाता है। आकार बोधक, आकार बोधक में क्या होगा? यह संज्ञा और सर्वनाम के आकार की विशेषता बताता है। जैसे सुडौल, नुकीला, गोल, पतला। दशाबोधक, दशाबोधक में आपका गीला, युवा, पतला आदि। काल में मौसमी, प्राचीन, ताज़ा, नया। और स्थान बोधक में आएगा ऊपरी, निचला, आगे, पीछे। ये सभी क्या होते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण एक बार और इनके नाम देख लेते हैं। गुणबोधक, रंगबोधक, आकार बोधक, दशा बोधक, काल बोधक, स्थान बोधक। इनमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आम एक मौसमी फल है, तो जो आम है आपका उसकी क्या विशेषता बता रहा? मौसमी। एक किस तरह का फल है? एक मौसमी फल है। तो ये जो होता है आपका किस प्रकार का विशेषण है? तो आपका ये विशेषण होगा काल बोधक विशेषण। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण वह होते हैं जो
संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम अर्थात विशेष की संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या जो होती निश्चित होती है। जैसे क्रमवाचक विशेषण, आवृत्ति, पूर्णांकवाचक विशेषण, अपूर्णांकवाचक, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। अच्छा, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, पूर्णांकवाचक विशेषण, अपूर्णांकवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण जो होते हैं यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इनको एक एक करके देखेंगे। जैसे क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इस तरह से आता है। आवृत्तिवाचक विशेषण जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना इस तरह से। पूर्णांकवाचक विशेषण 1, 2, 3। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो 1 से लेकर अनंत तक हो। और अपूर्णांकवाचक यानी कि जो पूरी तरह से पूरा ना हो, जैसे पौन, आधा, सवा आदि। समुदायवाचक विशेषण जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। प्रत्येक बोधक जैसे दिन दिन, प्रत्येक, एक एक। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि राम का पंक्ति में आगे से दूसरा नंबर है, तो यह किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पर आया है दूसरा, तो एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद क्या है? ये क्रमवाचक विशेषण है ना। इसी तरह से आवृत्ति में दुगुना और तिगुना आएगा। पूर्णांकवाचक में 1, 2, 3 इस तरह से आएगा। अपूर्णांकवाचक में आधा, सवा, 250 इस तरह से आएगा। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों। यानी कि इसमें क्या होता है? पूरा समूह का बोध होता है। जैसे बोलते हैं कि तुम चारों आ जाओ, तो मतलब क्या हुआ इसमें? यह भी एक निश्चित है। हमने संख्या बता दी कितने को आना है, चारों को आना है। लेकिन किस में आना है? एक समूह में आना है, एक ग्रुप में आना है। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक यानी दिन दिन, प्रत्येक या एक एक, यानी कि इसमें एक एक करके आते हैं। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जिसमें कि संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम यहाँ कई बार आया है, यानी कि राम यहाँ कई बार आया है, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। हो सकता है 2 बार भी आया हो, 4 बार भी आया हो, यानी कि सामने वाले को पता नहीं कि राम कितनी बार आया है। तो ये होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? यानी कि जो सर्वनाम होता है आपका, जब किसी संज्ञा के पहले आता है, जो सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है या जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। समझ में नहीं आया होगा, एक बार और देखो। यानी कि सर्वनाम क्या? जैसे मैं पुरुषवाचक और आप या तुम निजवाचक सर्वनाम। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं या जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, यह, ऐसा, कैसा आदि। इसका जिक्र हमने सर्वनाम में भी किया था और इसका पुनः जिक्र हम इसमें विशेषण में भी कर रहे हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण जो अभी हमने देखा वह सर्वनाम और विशेषण दोनों का ही है ना। यदि ये क्रिया के पहले आए तो क्या होंगे? वो सर्वनाम होंगे। और संज्ञा के पहले आए तो क्या होंगे? वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। यानी कि सीधा सीधा सार्वनामिक विशेषण वहाँ होते हैं कि जो संज्ञा के पहले आएंगे सर्वनाम, वो क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे।
है ना। और अगर क्रिया के पहले आए तो वो सर्वनाम ही रहेंगे। जैसे यह सुनो, यहाँ लिखा है यह सुनो, यह क्या है, सर्वनाम है, और सुनो क्या है, क्रिया। यानी कि क्रिया के पहले अगर आया है तो ये जो यह है ये क्या होगा, आपका सर्वनाम होगा। लेकिन यह गाना सुनो इस तरह का है तो सुनो तो हो गया आपकी क्रिया, है ना, और गाना क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया, और ये होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। गाना किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि आपको पता नहीं कौन सा गाना, है ना, तो ये हो गया आपकी संज्ञा। और संज्ञा से पहले जो आया आपका वो हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। इसको हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, हमने सर्वनाम में पढ़ा था कि निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक, ये हमने सर्वनाम के भेद पढ़े थे कि ये 6 भेद होते हैं। इनमें से हमने 2 भेद अभी देखे कि पुरुषवाचक सर्वनाम और एक होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। इनको देखा कि जब क्रिया के पहले आएंगे तो वह सर्वनाम होंगे, और अगर संज्ञा के पहले आएंगे तो सार्वनामिक विशेषण होंगे। अब जो आपके 4 बचे हैं उनको अलग टाइप से समझना है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, यह घर, वह घर, यानी कि क्या हुआ, यह जो है यह घर की विशेषता बता रहा है, यानी कि एक निश्चित है। निश्चित को या निश्चयवाचक जो होता है सर्वनाम, उसको आप सांकेतिक सर्वनाम भी कहते हैं, यानी कि एक संकेत के द्वारा हमें पता चलता है। हम जैसे कोई दूर है तो बोलते हैं वह घर, या पास है तो भी इंगित करते हैं कि यह घर, है ना। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे तुम्हें कुछ समस्या है, यानी कि समस्या को गिना नहीं जाता, अनिश्चित है, कितनी समस्या, पता नहीं कितनी समस्या है ना। कोई व्यक्ति आ रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति आ रहा है, अब आपको नहीं पता कौन है, अनिश्चित है वो, हो सकता है आपके पापा हो, आपका भाई हो, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएंगे आपके अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में यानी कि जिसमें निश्चित ना हो और निश्चयवाचक में निश्चित हो, है ना। संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण यानी कि जो, सो, इसका, उसका, इस तरह से जो भी वाक्य में प्रयोग होते हैं उन्हें संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंध बताते हैं। जैसे कि जो किताब पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ, इसमें यह एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे कौन कौन आया, क्या है, जैसे कौन कौन आया, आपने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, भैया कौन कौन आया है गांव से और क्या क्या लेके आए हो आप हमारे लिए, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, इसमें हमने देखा है कि जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया है ना। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का हमने प्रयोग नहीं किया है। इसमें सिर्फ हमने 4 प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया है, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक, है ना। इनमें पुरुष और निजवाचक का क्यों नहीं किया है, क्योंकि इनसे सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता है। ऐसे कौन से सर्वनाम हैं जिनसे सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता है, तो हो जाएंगे आपके पुरुषवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट है आपका परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो जितने भी विशेष्य हैं उनकी मात्रा या परिमाण, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो, उनका बोध कराए उन्हें क्या कहा जाता है, परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। जो परिमाण बोधक विशेषण हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका
निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और एक होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में कैसे, जैसे 1 किलो 5 मीटर, यानी कि आप जैसे किसी राशन की दुकान पर गए, बोले भैया 1 किलो चावल लाओ, है ना, या 1 किलो चावल देना, तो एक निश्चित है, एक परिमाण है। और अनिश्चित में जैसे थोड़े चावल देना, अब उसको नहीं पता कितने देना, उसकी इच्छा होगी उतने दे देगा वो, है ना। और जब आप बोल दोगे कि भैया मुझे 2 किलो चावल देना है आपको, तो क्या हो जाएगा, वो निश्चित हो जाएगा। और जिसमें क्या हो, थोड़ा, कुछ, कम, सारा, इस तरह के शब्द आते हैं तो वह हो जाते हैं आपके अनिश्चित सर्वनाम। अधिकांश जो विशेषण होते हैं, अधिकांश विशेषण जो हैं वह परिमाण और संख्यावाचक दोनों होते हैं। ये फिर अपने को पता कैसे चलेगा कि कौन सा परिमाण वाचक विशेषण और कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो इसकी पहचान क्या है? यदि विशेषण एक वचन संज्ञा के साथ आए, यानी कि अगर एक वचन संज्ञा के साथ अगर विशेषण आता है तो वह किस प्रकार का विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल, सब दूध फट गया, सब दूध फट गया। यहाँ पर जो दूध है आपका, यह किस प्रकार का संज्ञा है? एक वचन संज्ञा है ये, है ना। और हमने अभी पढ़ा है कि यदि विशेषण एक वचन संज्ञा के साथ आए, ये एक वचन संज्ञा हो गया आपकी दूध, और इसके साथ आ गया आपका विशेषण सब, है ना। और सब, तो फिर ये किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा आपका? सब परिमाण बोधक विशेषण। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर संज्ञा एक वचन हो और उससे पहले अगर विशेषण आता है तो वह किस प्रकार का विशेषण होगा? परिमाण बोधक विशेषण। और यदि विशेषण बहुवचन संज्ञा के साथ आए, है ना, अभी था एक वचन संज्ञा, अब है आपका बहुवचन संज्ञा। यदि विशेषण बहुवचन संज्ञा के साथ आए तो वह किस प्रकार का विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण। देखते हैं, बच्चे अनुपस्थित हैं, मैंने बोला बच्चे अनुपस्थित हैं, अब यहाँ बोल दिया आधे बच्चे अनुपस्थित हैं। तो जो बच्चे हैं ये किस प्रकार की संज्ञा है? बहुवचन संज्ञा हो गई आपकी, है ना। बच्चे एक तो नहीं, अगर बच्चा बोलते आधा बच्चा, मान लिया हमने बोल दिया कि आधा बच्चा, तो किस में चला जाता? परिमाण में चला जाता। लेकिन यहाँ पर बच्चे हैं, ये बहुवचन है आपका, है ना। तो बहुवचन है और इसके पहले जो विशेषण यूज हुआ ये किस प्रकार का विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण। तो ये होते हैं अपने जितने भी पढ़े विशेषण। उसके बाद होता है आपका प्रीविशेषण। प्रीविशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रीविशेषण कहते हैं। अभी हमने विशेषण पढ़ा था, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहा जाता है विशेषण। लेकिन ये इससे बड़ा है, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताएगा वह क्या कहलाएगा? प्रीविशेषण कहलाता है। जैसे मोहन कमजोर है, मान लो मैंने एक वाक्य बोला मोहन कमजोर है, तो मोहन तो हो गया आपका विशेष्य, है ना, यानी कि ये क्या है? संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक। और यहाँ पे कमजोर, कमजोर क्या है आपका? विशेषण, यानी कि उसकी विशेषता बता रहे हैं भैया ये शारीरिक रूप से बड़ा कमजोर आदमी है ना। लेकिन जब यहाँ पे लगा दिया कि मोहन बहुत कमजोर है, तो जो कमजोर है आपका इसकी भी विशेषता बता रहा है ये बहुत, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रीविशेषण कहते हैं। यहाँ पर मोहन कमजोर है, लेकिन कमजोर कितना? बहुत कमजोर है। तो जो यहाँ पर बहुत यूज हुआ है ये क्या है? आपका प्रीविशेषण है। अब नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आए, है ना, यानी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले आएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। जैसे वह विद्वान आदमी है, वाक्य क्या है? वह विद्वान आदमी है। यहाँ पर आदमी क्या है?
एक संज्ञा है जातिवाचक, है ना, जातिवाचक संज्ञा है। और हमने क्या पढ़ा है कि विशेष्य के ठीक पहले, विशेष्य क्या है, यहाँ पे आदमी है, आदमी के ठीक पहले क्या आ रहा है, विद्वान, यानी कि आदमी की विशेषता बता रहा है विद्वान। यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि सिर्फ ये बोलते कि वह आदमी है, ठीक है, होगा, लेकिन जब आपसे बोला कि वह विद्वान आदमी है तो ये क्या होगा, आदमी की विशेषता हो गई। तो जो ये विद्वान है आपका, ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। विधेय विशेषण क्या होता है, जो विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आए, यानी कि ठीक पहले आएगा तो उद्देश्य विशेषण, और बाद में आया तो क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। वही वाला एग्जाम्पल मैंने वापस लिया ताकि आपको समझ में आए, वह आदमी विद्वान है। इस तरह का अगर वाक्य होगा, वह आदमी विद्वान है, तो यहाँ पर आपकी विशेष्य क्या है, आदमी है, इसके बाद में आ रहा है विद्वान। तो जो ये विद्वान यहाँ पर यूज हो रहा है, ये कौन सा है, विधेय विशेषण। अगर पहले होता तो क्या होता, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य और विधेय को समझ लीजिए, ये क्या होते हैं। जैसे उद्देश्य किसे कहा गया है, कर्ता से पहले का जो पूरा भाग होता है आपका, यानी कि कर्ता जो कितना बड़ा भी सेंटेंस हो, अगर कर्ता के पहले आएगा तो वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। और अगर कर्ता के बाद आएगा तो उसके पीछे वाला भाग क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी समझ में आ जाएगा आपको। किसी भी खेल में मोहन को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो मोहन है ना, मोहन, उसे किसी भी खेल में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ता है। ये सेंटेंस में आपको बताना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, कर्ता ढूंढना पड़ेगा। कर्ता कौन है, मोहन है। अभी मैंने बताया कि जैसे ये कर्ता हो गया, इसके पहले वाला जितना भी सेंटेंस रहेगा ये क्या कहलाएगा, आपका उद्देश्य कहलाएगा। और इसके बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाता है। इस तरह से उद्देश्य और विधेय की पहचान की जाती है। अब विशेषण की अवस्था पढ़ेंगे। विशेषण की अवस्था या तुलना अवस्था, कितने प्रकार से तुलना की जा सकती है विशेषण की, तो 3 प्रकार से विशेषण की तुलना की जा सकती है। नंबर 1 मूलावस्था, यानी जो मूल अवस्था होती है वो, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। इनको याद करने का तरीका इसी अवस्था में छुपा हुआ है। जैसे कि मूलावस्था, जिसमें कि मूल शब्द ही लिया गया हो, वह मूल अवस्था कहलाता है। जैसे सुंदर, उच्च, है ना। अब यहाँ लिखा है उत्तरा, यहाँ पे तरा मतलब तर, तो जो आपकी मूल अवस्था है उसमें आप तर लगा दीजिए तो आपकी उत्तरावस्था बन जाएगी। जैसे सुंदर में सुंदर तर लगा दिया, उच्च में उच्च तर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके उत्तरावस्था। इसी तरह उत्तम अवस्था में तम लगा दिया, उत्तमा में तम लगा दिया तो वह उत्तम अवस्था हो जाएगा। जैसे सुंदरतम, उच्चतम। तो इस तरह से विशेषण की कितनी अवस्था हो गई, 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में अगर तर जोड़ दिया जाएगा तो उत्तरावस्था हो जाएगा, और यदि तम जोड़ दिया जाएगा तो वह उत्तमा अवस्था हो जाएगा। अब हम विशेषण या अन्वय, है ना, विशेषण का अन्वय करें या पद परिचय करते हैं, किस तरह से इसका पद परिचय किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, काला घोड़ा भाग गया। यहाँ पर लिखा है कि काला घोड़ा भाग गया। अब काला घोड़ा जो है इसका आप अन्वय करें या पद परिचय करें तो किस प्रकार का करेंगे। जैसे काला है, काला क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक में कौन सा विशेषण है, रंगबोधक विशेषण है। और जो ये काला है यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग। और काला एक वचन है बहुवचन है, तो एक वचन। तो इस तरह से इसका पद परिचय होगा। एक बार और बताता हूँ कि काला घोड़ा भाग गया। काला क्या है, आपका विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है।
गुणवाचक में किस प्रकार का है, रंग बोधक विशेषण है, और जो काला है वह पुल्लिंग है और एक वचन है। इस तरह से हमारा ये आज का पूरा टॉपिक खत्म होता है विशेषण से संबंधित। धन्यवाद।